नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, ये कोई साधारण डरावनी कहानी नहीं है। हम यहाँ एक ऐसे गहरे रहस्य को खंगालने वाले हैं जो कई सदियों के अंतराल में फैला हुआ है। बात हो रही है बेरमपुर गांव के उस खौफनाक इतिहास की, जहां बहुत पुरानी लोक कथाएं आज के बिल्कुल आधुनिक विज्ञान से सीधे सीधे टकराती हैं। मतलब एक ऐसा अभिशाप जो पूरे 400 सालों से खामोश था, और एक ऐसा रहस्यमयी अमृत जो इंसान को नया जीवन दे सकता है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी का विश्लेषण हमें एक बेहद ही रोमांचक सफर पर ले जाने वाला है, जहां हर पल एक नया और काफी गहरा राज खुलने वाला है। तो चलिए सीधा इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। बम बम बश, बम बम बश। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन बैरमपुर गांव के डरावने इतिहास में ये सिर्फ कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये वो खौफनाक मंत्र है जो वहां की खामोश रातों में गूंजता था। और जब भी ये आवाज हवा में तैरती हुई आती है तो समझ लीजिए कि मौत बिल्कुल करीब है। इस एक मंत्र की गूंज से ही पूरे गांव में दहशत फैल जाती थी। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस डरावनी आवाज का असली स्रोत क्या है और कैसे ये सदियों बाद भी लोगों को खौफजदा कर रही है। भाग 1, निशिर-मोलो का रहस्य। इस पहले मुख्य रहस्य को समझने के लिए हमें पूरे 400 साल पीछे जाना होगा। समय था एक शनिवार की खौफनाक रात का। मदन नाम का एक युवक, जो बस अपने दोस्तों से मिलने के लिए बेताब था, उसने अपने पिता की सख्त चेतावनियों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसके पिता ने साफ शब्दों में मना किया था, क्योंकि वो जानते थे कि शनिवार की रात जंगल में कौन घूमता है। लेकिन मदन नहीं माना, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन थे जिनसे मदन के पिता इतना डरते थे? उन्हें निशिर-मोलो कहा जाता है। ये 4 बेहद रहस्यमयी और भयानक आदमी हैं जो अपने कंधों पर एक भारी ताबूत उठाकर चलते हैं। और सबसे डरावनी बात, अगर कोई भी इंसान गलती से भी इनकी आंखों में देख ले तो वो जिंदा नहीं बचता। कहानी के मुताबिक जब मदन जंगल के बीच में था, उसे वही खौफनाक बम बम बश सुनाई दिया। उसने छिपने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद एक पुराने बरगद के पेड़ के पास उसकी लाश मिली, जिसके चेहरे पर साक्षात खौफ जमा हुआ था। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये कहानी 2 बिल्कुल अलग-अलग समय कालों के बीच झूलती है। एक तरफ 400 साल पहले का वो अंधेरा, कोहरे से भरा जंगल जहां मदन का वो खौफनाक अंत हुआ, और दूसरी तरफ है आज का वर्तमान समय, जहां मेघना नाम की एक लड़की दिल्ली के अपने एकदम आधुनिक अपार्टमेंट में सुबह 9 बजे आराम से नींद से जागती है। लेकिन ये दोनों अलग-अलग दुनियाएं एक बिंदु पर आकर जुड़ रही हैं। मेघना को लगातार बहुत ही भयानक सपने आ रहे हैं। वो खुद को एक घने अंधेरे जंगल में पाती है, जहां कोई विशालकाय खौफनाक पक्षी उसका पीछा कर रहा है, और उसे एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है जिससे हरे रंग का पानी टपक रहा है। अब ये सिर्फ सपने तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं ना, ये निश्चित तौर पर किसी बहुत बड़ी घटना का संकेत है। भाग 2, मृत्युंजय अमृत की खोज। अब हम आज के समय के उद्देश्य की तरफ आते हैं। मेघना और उसकी लैब पार्टनर इशिता दिल्ली में काम करती हैं। उन पर उनके प्रोफेसर जयदेव का भारी दबाव है। उन्हें जल्द से जल्द एक खास विषनाशक यानी एंटीडोट तैयार करना है। इसी साइंटिफिक रिसर्च के दौरान इशिता के हाथ लोक कथाओं की एक बहुत पुरानी किताब लग जाती है, और इस किताब में जिक्र है एक रहस्यमयी तरल पदार्थ का, जिसे मृत्युंजय अमृत कहा गया है। ये कोई साधारण लिक्विड नहीं है, ये एक पौराणिक जीवन देने वाला हरा अमृत है जो एक खास प्राचीन पेड़ से टपकता है, और वो भी केवल पूर्णिमा की रात को। इशिता को लगता है कि अगर वे इस अमृत को ढूंढ लें तो उनका एंटीडोट बन सकता है, और बस यहीं से उनकी शुद्ध वैज्ञानिक रिसर्च अलौकिक दुनिया के दायरे में कदम रख देती है। लेकिन देखिए, कहानी का असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मेघना उस पुरानी किताब के पन्ने पलटती है। किताब में उस मृत्युंजय अमृत वाले पेड़ का चित्र बना हुआ था, और उस चित्र को देखते ही मेघना के होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वही पेड़ था, बिल्कुल वही हरे रंग का टपकता हुआ पानी, जिसे वो हर रात अपने भयानक सपनों में देख रही थी। मतलब अतीत और वर्तमान इस बिंदु पर आकर आमने सामने टकरा जाते हैं। इस अजीबोगरीब इत्तेफाक से हैरान होकर दोनों लड़कियां बिना एक भी पल बर्बाद किए उस जगह जाने का फैसला करती हैं जिसका जिक्र उस किताब में था, यानी बेरमपुर गांव। भाग 3, बेरमपुर गांव में प्रवेश।
5 घंटे के लंबे और थका देने वाले बस सफर के बाद जैसे ही वे बैरमपुर की सीमा में कदम रखती हैं, वहां के माहौल में एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाला बदलाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरा गांव ही उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। उनके पहुंचते ही अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगती है। घने काले बादल पल भर में सूरज को निगल लेते हैं और दिन के उजाले में खूब अंधेरा छा जाता है। और सबसे बड़ा अपशकुन तो तब होता है जब वो गांव के मुखिया के घर पहुंचती हैं। वहां मंदिर में जल रहा दिया एकदम रहस्यमयी तरीके से बुझ जाता है। खुद मुखिया और बाकी गांव वाले भी इस अचानक आए अप्राकृतिक मौसम को देखकर सन्न रह जाते हैं। प्रकृति साफ साफ किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। आइए देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है। सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है, जरा इस पे गौर कीजिए। सुबह 9 बजे मेघना दिल्ली में अपने भयानक सपने से जागती है। फिर 5 घंटे बाद वो बैरमपुर के उन मनहूस गेट्स पर खड़ी होती है। और फिर रात के 12 बजे गांव के उन पुराने और खंडहर हो चुके हिस्सों की छानबीन करने की उनकी बेहद खतरनाक योजना। एक ही दिन के अंदर घटनाओं का ये ग्राफ एकदम से चरम पर पहुंच जाता है। उनका ये फैसला किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने जैसा था। भाग 4, राजमहल का गहरा राज। गांव में उनकी मुलाकात होती है मुखिया के बेटे अनुज से। अब अनुज बातों बातों में एक ऐसी जानकारी दे देता है जो इस खोज को एक नया ही मोड़ दे देती है। वो उन्हें बताता है राजा सूरजभान के एक 400 साल पुराने महल के बारे में। और ये कोई आम ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये एक वीरान 400 साल पुराना खंडर है जिसका सीधा कनेक्शन गांव के उस शापित इतिहास से है। अब मेघना और इशिता यहाँ बहुत होशियारी से काम लेती हैं। वो सीधे सीधे उस हरे अमृत के बारे में नहीं पूछती, वरना गांव वालों को शक हो जाता। इसके बजाय वे अनुज को मना लेती हैं कि वो उन्हें वो पुराना राजमहल दिखाए। असल में उनका प्लान था कि महल देखने के बहाने वे चुपचाप उस जंगल और पेड़ का रास्ता खोज निकालेंगी। आधी रात का उनका ये सस्पेंस से भरा प्लान कुछ इस तरह काम करता है। स्टेप 1, रात के 12 बजने का इंतजार करना ताकि मुखिया और उनकी पत्नी गहरी नींद में सो जाएं। स्टेप 2, बाहर चल रही तेज तूफानी हवाओं के बीच गांव की अंधेरी और खौफनाक गलियों से बिल्कुल चुपचाप निकलना। और फाइनली स्टेप 3, उस वीरान राजमहल का मेन दरवाजा सालों से जाम पड़ा था, इसलिए उन्हें एक टूटी हुई खिड़की के रास्ते उस घुप अंधेरे महल के अंदर घुसना पड़ता है। हर एक कदम के साथ सस्पेंस और डर का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। और जैसे ही वो उस अंधेरे महल के अंदर कदम रखते हैं, मेघना के मुंह से अचानक ये वाक्य निकलता है, ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। अब जरा सोचिए, वो दिल्ली में रहने वाली एक आम लड़की है जो जिंदगी में पहली बार इस गांव में आई है। फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस 400 साल पुराने महल को जानती है? ये बात इस थ्योरी को बहुत मजबूत कर देती है कि मेघना का इस गांव से और सदियों पहले हुई उस खौफनाक घटना से कोई बहुत ही गहरा, शायद अलौकिक कनेक्शन है। उस महल का कोना कोना उसे जाना पहचाना लग रहा था। भाग 5, खौफनाक रात और ताबूत। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ठीक आधी रात को एक ही समय पर 2 अलग-अलग जगहों पर भयानक घटनाएं एक साथ घटती हैं। पूरे गांव में मानो दहशत की लहर दौड़ जाती है। एक तरफ जंगल की सरहद पर संपत और कप्ता नाम के 2 जुआरी बैठे हैं। तेज हवाओं के बीच अचानक उनके सामने लाल चमकती आंखों वाले 4 आदमी आकर रुकते हैं, जिनके कंधों पर एक भारी ताबूत रखा है। जी हाँ, ये वही निशिर मोलो हैं। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ राजमहल के खंडहरों में मेघना, इशिता और अनुज को घुप अंधेरे में किसी सिपाही के भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक से कोई बहुत जोर से एक दरवाजा तोड़कर खोलता है। दोनों ही तरफ दहशत एकदम अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक पल। जंगल की सरहद पर उन जुआरियों के ठीक सामने निशिर मोलों के कंधों पर रखा वो शापित ताबूत खुल जाता है। और जैसे ही वो ताबूत खुलता है, उसमें से एक ऐसी खून जमा देने वाली चीख निकलती है जो पूरे बहरमपुर गांव को अंदर तक हिलाकर रख देती है। ये सिर्फ कोई तेज आवाज नहीं थी, ये इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत था कि जो अभिशाप पूरे 400 सालों से सो रहा था, वो अब पूरी तरह से जाग चुका है। गांव के लोगों के लिए ये लिटरली उनके सबसे बुरे सपने के सच होने जैसा था। तो इस पूरी कहानी के विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे उत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है, आखिर ये निशिर मोलो हैं कौन? वो पूरे 400 साल बाद वापस क्यों आए हैं? और सबसे ज़रूरी बात, मेघना जो दिल्ली में रहती है,
उसका इस सदियों पुराने अभिशाप, उस रहस्यमयी हरे मृत्युंजय अमृत और उन खौफनाक निशिर-मोलों से क्या कनेक्शन है? सच कहूं तो ये वो सवाल हैं जो इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा गहरा कर देते हैं। इसी सोच के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में अतीत कभी पीछे छूटता है या फिर वो हमेशा एक साए की तरह हमारे साथ चलता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।